अब वो जहाँ लेके गए ना वो एक्चुअल में काफ़ी डिवाइन प्लेस थी, काफ़ी पावरफुल प्लेस थी। वो महाराज जो थे, वो जो बाबा थे, वो उन्होंने पूछा कि अब तू बता तू है कौन। मैं तो नहीं बताने वाला मैं कौन हूँ क्या हूँ, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये लेडी का मरना है, मतलब ये लेडी को मैं मार दूंगा, ये लेडी का बचना मुश्किल है। मेरे को जिस लिए भेजा गया है मैं वो काम करके जाऊँगा। कि मैं देखता हूँ ये यहाँ से जिंदा जाती कैसे, ये आ तो गई, ये जाती कैसे मैं देखता हूँ। बोले मैं तो इसको जिंदा जाने नहीं दूंगा, यहाँ से निकलते से ही ना इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। शादी के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम ससुराल गई थी, अब इसको उसके सास ने क्या बोला था कि जाके कुएं से पानी लेके आ। वो कुएं से पानी लेने जाती थी ना, उसको वो पानी के अंदर उसके साथ साथ किसी और की भी परछाई दिखती थी। 2-3 बार ऐसे हुआ कि उसको किसी और की परछाई दिख रही कि उसके पीछे कोई खड़ा है। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं भक्ति जी। जैसे कि आप लोग को हमारे हॉरर पॉडकास्ट बहुत पसंद है, हम मेक श्योर करते हैं कि आप लोग के लिए ऐसे गेस्ट लेकर आएँ जो ऑथेंटिक, रियल और जेन्युइन हॉरर केसेस आप लोग को सुनाएं। तो बस आज ऐसे ही कुछ केसेस भक्ति जी सुनाने वाली हैं आज हमें। बट इससे पहले हम शुरू करें, बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। 2 मिनट लगने हैं, लाल बटन है नीचे दबा दो। अगर आप लोग को स्टोरीज़ में, पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आ रहा है तो भाई 1 सेकंड लगना है, जाओ फटाक से लाल बटन दबाओ, सब्सक्राइब कर दो। दैट इज़ इट। चलो अब चालू करते हैं पॉडकास्ट को। सबसे पहले स्वागत है आपका भक्ति जी। थैंक यू सर। वेलकम बैक। आपके पहले पॉडकास्ट पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया, जिसकी वजह से हमें लगा कि एक और एपिसोड होना चाहिए साथ में। तो आज आप क्या लेकर आए हो, आज किसके केसेस बताने वाले हो? सर आज मैं ऐसे ही रियल बेस्ड 2 केसेस के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें एक तो आप सुन के आप खुद ही शॉक हो जाएंगे कि कोई मदर अपने बेटे के ऊपर कैसे ब्लैक मैजिक कर सकती है। अच्छा, एक रियल बेस्ड इंसिडेंस है कि वो कपल के ऊपर, वो लड़के के मदर ने, मतलब वो लड़के के मदर ने वो हस्बैंड वाइफ के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। और आप रीज़न सुन के और भी शॉक हो जाओगे। और एक जो केस है ये मेरे नेबर के साथ हुआ था, मतलब मेरे नेबर के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ हुआ था। उनका भी केस बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और थ्रिलर है कि उनके केस में भी इतने ज़बरदस्त मतलब तरीके से उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था कि वो खुद भी मरते मरते बचे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो अभी जो मैं केस बताने वाली हूँ, मेरे नेबर के कोई रिलेटिव्स थे, उनके बारे में रियल बेस्ड स्टोरी है। मेरे नेबर में जो आंटी रहते हैं ना, उनके भाभी का केस है ये, मतलब उनके भैया भाभी का किस्सा है। तो उन्होंने बोला कि अराउंड कोविड की बात है, उनके भाभी के मतलब जो भैया थे उनके, आप जैसे फॉर एग्जांपल हम उनके भाभी का नाम रुत्वी पकड़ लेते, ठीक है, कि रुत्वी के जो भैया थे उनकी शादी थी। तो ये उनके मैरिज में गए थे। 2 दिन तो इनको अच्छे से, मतलब 2 दिन सब एंजॉय कर लिया, सब हो गया। एक बार ना इनको सडनली चक्कर आने लगी। अब 2-3 बार ऐसे हुआ तो सबको लगा हो सकता है कि यार एक्सर्शन है, इस वजह से आ रहा है। तो सबने वही बोला कि कोई नहीं, आप थोड़ा सा थकान की वजह से हो रहा है, शादी का घर है, थकान होती है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, सही हो जाओगे। तो इन्होंने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया खुद के ऊपर, इग्नोर करते रहे। बट जैसे ही ये घर पे आए, मतलब शादी वादी जैसे हो गई इनके भैया की, ये इनके ससुराल आ गए रुत्वी। तो वो ससुराल आने के बाद ना उनको बार बार यही हो रहा था, उनको चक्कर आ रही थी, उनके बैक मतलब नेक में पेन हो रहा था और उनको चक्कर आते थे। तो फिर उन्होंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने थोड़ा सा देख के उनको बोला कि आप एक और बार MRI करा लो। 1-2 बार MRI करने बोला, क्योंकि फर्स्ट MRI में एज सच कुछ दिखा नहीं डॉक्टर को, लेकिन उनको तकलीफ तो हो रही थी, उनको चक्कर भी आ रहे थे और उनको रह के सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा, नेक्स्ट लेवल हेडेक उनको होने लगा था। तो फिर डॉक्टर ने बोला हो सकता है कि माइग्रेन कुछ होगा, आप एक बार वापस से MRI करा लो, क्योंकि फर्स्ट ट्रीटमेंट में कुछ रिकवर भी नहीं हुआ, समझ भी नहीं आया। जब नेक्स्ट टाइम MRI किया तब भी सेम चीज़, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने सोचा डॉक्टर ही बदल लेते, किसी और डॉक्टर को बता दे। तो वो अच्छे माइग्रेन के लिए जो स्पेशलिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, उनके पास गए। तो उन्होंने बोला आपके ना ब्रेन के जो नस है वो चोकअप हो चुके हैं, मतलब ब्रेन की जो नस है वो दब चुकी है। इस वजह से वहाँ तक कम्प्लीटली जो एक होता है ना कि ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, वो जा नहीं रहा है, इस वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। तो फिर उन्होंने कुछ टैबलेट्स वो दी होंगी। अब इनके साथ वियर्ड चीज़ क्या हो रही थी ना, ये जैसे हॉस्पिटल में जाके मेडिसिन लेते थे या ट्रीटमेंट लेते थे, इनकी हालत डे बाय डे ख़राब होती जा रही थी। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर ये हॉस्पिटल नहीं जा रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, तब तो तकलीफ़ थी, बट अगर जाके आ रहे तो तकलीफ़ बढ़ रही है। मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगे इनके साथ, मेडिकली उनको जो चीज़ें वो करने जा रहे वो सूट नहीं हो रही है, और डे बाय डे उनकी हालत क्रिटिकल होते जा रही थी। मतलब लिटरली ये मोमेंट आ गया था कि ये कोमा में चले गए थे कुछ टाइम के लिए। डॉक्टर ने बोला था इनका बच पाना मुश्किल है, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। और रीज़न तो कुछ समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर तो यही बोल रहा है कि यार कुछ तो ब्रेन का प्रॉब्लम है, इस वजह से हो रहा है, और ट्रीटमेंट थोड़ी तो सूट होनी चाहिए ना। इन्होंने इतने डॉक्टर्स बदले, उनके वाइफ मतलब हस्बैंड ने
कुछ नहीं हो रहा है, किसी हर की भी जगह से दवाई नहीं problem लग रही। नहीं लग रही है। जितने बार हॉस्पिटल जा रहे उतनी बार तकलीफ बढ़ते जा रही है। ये चीज़ उनके साथ हो रही थी जो कि काफ़ी वियर्ड थी कि वो बिल्कुल भी रिकवरी फेज़ में नहीं थे। फिर इनको किसी ने सजेस्ट किया कि एक बार ना आप थोड़ा अलग वे से देखो ना इस चीज़ को, कि ज़रूरी नहीं हर बार मेडिकल रीज़न है, हो सकता है कि कुछ अलग चीज़ है या कुछ नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है। अब वो आंटी जो थे, वो रुत्वी आंटी जो थे, वो तो इन सब में बिलीव करते थे, बट वो अंकल का बिल्कुल बिलीव नहीं था। तो वो नहीं मानते थे, वो बोलते थे ऐसे कुछ नहीं होता है, जहाँ डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा वहाँ ये बाकी लोग क्या कर लेंगे। तो मुझे ये सब ना तो समझ आता है ना मैं भरोसा करता हूँ, तो मैं नहीं जाने वाला। तो वो अंकल ने 1 साल तक तो वो आंटी को कुछ बताया ही नहीं। उनकी इच्छा थी फिर भी वो नहीं लेके जाते थे। वो बोलते थे कुछ नहीं होता है, उससे बेटर है कि तू डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले। अपन डॉक्टर बदलते, अपन और कोई डॉक्टर ट्राई करते। और इनका ऐसे हो रहा था, डे बाय डे फाइनेंशियली ये वीक होते जा रहे थे, क्योंकि वो जो अंकल थे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के साथ उनका उठना बैठना था। तो ऐसे था कि अच्छा खासा उनका हो जाता था, और थोड़ा सा उनके साथ रहने की वजह से ऐसे थे, पहचान भी थी, तो अच्छे खासे डॉक्टर से भी वो कनेक्ट कर रहे थे, सब हो रहा था। बट ट्रीटमेंट तो कुछ सूट ही नहीं हो रही है। डे बाय डे वो आंटी की हालत ख़राब हो रही है। जैसे मैंने बोला वो 2 दिन कोमा में चले गए थे। ऐसे था डॉक्टर ने बोला बच पाना मुश्किल है, बट पता नहीं कैसे उनकी किस्मत थी, जो भी था वो कुछ हुआ नहीं, वो बच गए। फिर एक मोमेंट ऐसे आया कि उन्होंने डिसीजन लिया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे तो ये अलग वैसे भी एक बार दिखाना है, मैं तो दिखाऊंगी। तो फिर वो आंटी ने बोला मुझे तो किसी भी तरीके से दिखाना है, आपको नहीं आना है मत आओ, मैं चली जाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। क्योंकि उनको किसी ने सजेस्ट किया था कि एक जगह है वहाँ पे तुम जाओ, मुझे ऐसे लगता है वहाँ जाके आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फिर वो आंटी बहुत ज़िद पे आ गए, तो वो अंकल बोले ठीक है चलते हैं। अब वो जहाँ लेके गए ना वो एक्चुअल में काफ़ी डिवाइन प्लेस थी, काफ़ी पावरफुल प्लेस थी। बट वहाँ का एक रूल था कि आप अगर आ रहे हो तो आपने हफ्ते भर पहले से नॉनवेज और ड्रिंक नहीं करना है, तो आप आ पाओगे, वरना नहीं आओगे। क्योंकि अगर मान लो आप किसी तरीके से झूठ बोल के आ भी जाओगे ना, वो जो वहाँ वो जो बाबा है उनके अंदर जो वो डिवाइन एनर्जी आती है उनको समझ जाता है। और एक किस्सा उन्होंने बताया भी था वहाँ का कि एक ने ऐसे ही किया था, झूठ बोला था कि हाँ मैंने तो नहीं खाया, वो आके बैठ गया। उनको इतने भीड़ में भी वो चीज़ ना महसूस हो गई, और उन्होंने बोला ये यहाँ पे किसी ने तो खाया है, जिसने खाया है यहाँ से जल्दी से निकल जाए वरना अच्छा नहीं होगा। तो उसको लगा कि ये ऐसे ही बोल रहे, कौन ध्यान दे रहा है, इतनी भीड़ है, मतलब 150-200 लोग रोज़ आ रहे हैं वहाँ पे ठीक होने, किसको समझ में आ रहा है। लेकिन लिटरली ऐसे हुआ कि वो बंदा हिला नहीं, और उसका जाते टाइम एक्सीडेंट हो गया, उसकी सडन डेथ हो गई। क्योंकि उन्होंने 3 बार वार्न किया था, जिसने भी खाया है प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, इस जगह पे ये चीज़ नहीं चलती है, अगर आपने खाया है तो आप अभी चले जाओ, हफ्ते भर बाद आना। बट उन्होंने वो चीज़ को सीरियसली लिया नहीं। उनकी मौत इतनी गंदी तरीके से हुई, लिटरली वो जा रहे थे रास्ते से, उनके ऊपर से शायद से ट्रक गया, पता नहीं, ऐसे हो गया कि सारे बॉडी का जो एक बोलते हैं ना पूरा चूरा चूरा होना, पूरा लिटरली ऐसे हो गया कि हर पार्ट अलग अलग हुआ। इतनी वर्स्ट तरीके से वहाँ की डेथ हुई। तब से वो लोग वहाँ पे इतना ज़्यादा मानते कि भाई नहीं, इनको नहीं चलता है ना, झूठ नहीं बोलना है, नहीं खाना है। तो ऐसी चीज़ थी। तो फिर वो आंटी जो थे उन्होंने भी वही रूल फॉलो किया कि ठीक है नहीं खाना। वो अंकल का ऐसे था, थोड़ा पॉलिटिशियंस के साथ रहना है तो ड्रिंक एंड ऑल उनका कॉमन था, वो करते थे। तो फिर वो अंकल को तो कुछ आना अलाउड होता नहीं था, और उनसे वो चीज़ छूटते ही रही थी। तो फिर ये आंटी 1-2 बार अकेली आए। तो अब इनका ऐसे है कि थोड़े से ना रूल्स होते हैं कुछ डिवाइन जगह के, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको सोल्यूशन मिलना है ना, कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। उनका पहला रूल था नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है। सेकंड रूल ये था कि अगर कोई लेडी आ रही है तो मैं उसको अकेले नहीं देखूंगा, जब तक उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं आएगा मैं उसको ट्रीट नहीं करूँगा। हाँ, ये चीज़ वहाँ पे थी, क्योंकि हाँ मेरा वहाँ पे ऐसे होता है कि मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं आपको अकेले में कुछ देखूँ या आपको सही करूँ। आप आपके हस्बैंड को लेके आओ या आपके फादर को लेके आओ। अगर मैरिड है तो हस्बैंड चाहिए, अनमैरिड है तो फादर या भाई कोई तो चाहिए, एक जेंट मेल एंटिटी चाहिए, मतलब जेंट्स चाहिए कोई। तो अब वो 2 बार गए, 2 बार उनको खाली हाथ आना पड़ा क्योंकि वो ट्रीट ही नहीं कर रहे थे। फिर थर्ड टाइम इन्होंने कैसे तो करके अपने हस्बैंड को लेके गए। तो फिर उन्होंने क्या बोला ना कि अगर उनको एक चीज़ तो समझ गई कि इनके अंदर कुछ तो है। और वो महाराज जो थे, वो जो बाबा थे, वो खुद भी वो रूल को फॉलो करते। उनका ऐसे ना कि वो नींबू कट करेंगे, नींबू का जूस अपने आँख में डालेंगे, ठीक है, और वो आँख बंद करेंगे। उसके बाद उनके अंदर वो डिवाइन एनर्जी आती है, और फिर वो तब तक आँखें नहीं खुलती है जब तक वो डिवाइन एनर्जी सामने वाले को ट्रीट ना कर ले। वो आँखें खुलती नहीं है कितनी भी कोशिश कर लो। तो ये उनके साथ होता है। तो वो डालते थे और वो प्रे करते थे उनके डिवाइन एनर्जी को कि जो भी है प्लीज़ इनको ट्रीट कर दो, इनकी क्या तकलीफ़ें बता दो और इनको सही कर दो, क्योंकि करने वाले आप ही हो। और ये सेम चीज़ सामने जो बैठा हुआ होता है ना विक्टिम, उसको भी करना होता है कि उसके आँखों में भी हाँ नींबू का जूस छोड़ा जाता है। तो इनके साथ भी वो किया गया। तो उसके बाद इनकी आंखें बंद हो गई। अब वो लिटरली वो मेरे जो नेबर के आंटी वो बता रहे थे कि उनको क्या फील हो रहा था। वो आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे। एक होता है ना साइकोलॉजी की, यार देखते हैं सच में ये होता है, ये ऐसे ही बोल रहे, आंखें खुलती नहीं है।
बिल्कुल नहीं खुलती है, और आपके आंखों के सामने ना सिर्फ एक पर्पल शेड दिखता है, पर्पल कलर दिखता है, आंखें खुलती नहीं है। और वो लिटरली फिर वो उनका वो होश में नहीं थे, अनकॉन्शियस हो गए। और फिर उनको उन्होंने पूछा कि अब तू बता तू है कौन। तो उसने पहले तो बताने से इनकार कर दिया, मैं तो नहीं बताने वाला, मैं कौन हूँ क्या हूँ, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये लेडी का मरना है, मतलब ये लेडी को मैं मार दूँगा, ये लेडी का बचना मुश्किल है, मेरे को जिस लिए भेजा गया है मैं वो काम करके जाऊँगा, मेरे को जिसने भी जिस लिए भेजा है ना, ये लेडी को मारने भेजा, मैं इसको मार दूंगा। तो फिर वो उन्होंने पूछा कि ये जो इसके साथ हो रहा है ये मेडिकल रीज़न है? बोले नहीं, ये मेडिकल रीज़न नहीं है, और आप जितनी बार हॉस्पिटल जाओगे ना आप उतनी आपकी तकलीफ़ बढ़ेगी, तो जाओ, बोले जहाँ जाना है जाओ, जहाँ रिकवर होना है हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ वो बार बार बोलता था। तो अब वो अंकल को कहीं ना कहीं ये तो समझ में आया कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट तो कुछ वर्क नहीं करेगी। तो फिर उन्होंने बोला अब क्या है, तू पहले बता तुझे क्या चाहिए, तू कैसे जाएगा और क्यों इसके पीछे पड़ा है। तो ये चीज़ें मतलब ऐसी हो रही थी, वो एक इसमें तो कुछ बोलने से रहा। फिर उसको बार बार ऐसे हो रहा था कि जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं करने वाला वो भी मुस्लिम था, तो वो गोमित्र और वो अगर उसके ऊपर डाल दो तब जाके वो बोलेगा, तब तक वो बोलेगा ही नहीं। वो आपको ऐसे ही ब्लफ करेगा कि हाँ मैं आज नहीं, मैं कल बताऊंगा, मैं फिर अगले अमावस को बताऊंगा, पूनम को बताऊंगा, बताता ही नहीं था। मतलब इनको बार बार आना पड़ता था। और अब इस इन बिटवीन एक चीज़ क्या होती थी ना, उसने खुला बोला था वो महाराज को ओपनली कि मैं देखता हूँ ये यहाँ से ज़िंदा जाती कैसे, ये आ तो गई, ये जाती कैसे मैं देखता हूँ। बोले मैं तो इसको ज़िंदा जाने नहीं दूंगा, यहाँ से निकलते से ही ना इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। लिटरली ये चीज़ उसने बोल दी वो महाराज को। तो उन्होंने बोला तू करके बता, मतलब उनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा था कि तू करके बता कि तू कैसे करेगा। तो फिर वो महाराज ने ना उनको एक बोलते हैं, हम टोटका बोल सकते हैं कि मतलब जैसे महाराष्ट्र में जैसे ये किसान होते हैं ना, उनके घर पे वो काली कलर की ये होती है रग, मतलब जिसको वो ना लपेटते, वो इससे बनते हैं बकरी के या किसी के तो ना बालों से बनती है वो कंबल जिसको बोलते हैं। तो उसका धागा अगर आप आपके पैर के उंगली को बांध दो, सबसे छोटी उंगली को, तो फिर वो एनर्जी आपको कुछ नहीं करेगी, वो आने तक आपको तकलीफ नहीं देगी, आने तक भी जाने तक भी। तो उन्होंने बोला ये चीज़ कर लो तो वो एंटिटी आपके साथ साथ आएगी, वरना वो क्या करेगी, एक तो आपको हार्म करेगी या तो वो रास्ते में खुद ही निकल जाएगी। फिर आप यहाँ आओगे भी तो वो एंटिटी आपके अंदर नहीं आएगी, वो छूट जाएगी, क्योंकि उसको पता है यहाँ आना है तो यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, वरना उसके ऊपर वो गोमित्र एंड ऑल डाला जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है हम वो करते हैं। तो उन्होंने वो धागा बांध के वो कितनी बार आते थे, तब जाके उसने थोड़ा रिवील करना स्टार्ट किया। पहले तो वो उर्दू में बोलने लगा, ठीक है, कि वो मतलब वो लेडी लिटरली उर्दू में बोलने लगी कि वो भाषा तो इनको भी समझ नहीं आ रही। वो महाराज बोल रहे थे जो मुझे लैंग्वेज समझे इस लैंग्वेज में तू बोल, तू जो बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर उसने बोला कि मेरे को ना एक लेडी ने भेजा है इसके पीछे, और उसने मुझे मतलब उसने इस हिसाब से किया है इसके ऊपर कि इसकी मैरिड लाइफ में ये खुश नहीं रहना और इसकी डेथ हो जाना। तो उन्होंने बोला ऐसे क्यों? तो बोले मैं रीज़न नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरे को भेजा है तो मेरे को मेरा काम करना है, अब वो मैं किए बिना जा नहीं सकता। तो फिर वो महाराज ने बोला कि उसने मतलब ठीक है चल तेरे को भेजा है, बट अब एग्जैक्टली इसने ऐसे क्या चीज़ें करके इसके ऊपर किया है ये तो बता। तो उन्होंने बोला वो जो लेडी है ना, इनके मतलब वो जो आंटी थे, ठीक है, उनकी फ्रेंड थी वो, और मतलब फ्रेंड ऐसे कि एज इन वो फ्रेंड बन गई, किसी मोटिव से वो उनकी फ्रेंड बन गई, पहले से नहीं थी। और वो इसको ऐसे करती थी कि भाई कहीं भी जाना है साथ में जाएंगे, पार्लर जाना है तो साथ में जाएंगे, अगर आपको मंदिर भी जाना है तो साथ में जाएंगे। और फिर ऐसे होता था कि किटी पार्टीज़ ये वो, कि फिर अगर वो आंटी को, ऋत्वी आंटी को पीरियड्स भी आ रहे तो वो बुलाती थी, क्या करेगी घर पे, ऐसे तो कुछ करना है नहीं, आज आप बैठ के बातें करते हैं। और फिर वो पीरियड में वो उसको चाय में कुछ मिला के पिला देगी, कुछ कर देगी, ये चीज़। दूसरा वो उसको उसके कुलदेवी जो होती है ना, हमारी जो कुलदेवी होती है, तो वो ऋत्वी आंटी की जो कुलदेवी, उनको बीच में लेके ये बांधा गया है। जब भगवान को आप बीच में लेके बांधते हो ना, तो वहाँ पे आपके कुल देवता भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाते, इस तरीके से उसको बांधा गया था। ये चीज़ उसने बोली कि ऐसे किया है कि आप ये। तो फिर वो लेडी को उन्होंने पूछा जब वो होश में आए कि ऐसे क्या हुआ था कि मतलब कुलदेवी को बीच में लाया, तो उसके साथ कहीं गई थी? तो फिर उन्होंने बोला हाँ मैं इनके साथ एक मंदिर में मतलब गई थी, बोले नवरात्रि का टाइम था, नवरात्रि के टाइम पे गई थी, और मैंने कुछ मन्नत मांगी थी मेरी कुलदेवी को, तो वही चढ़ावा चढ़ाने में गई थी, साड़ी लेके गई थी मैं। तो इन्होंने वो साड़ी अब कुलदेवी को चढ़ाई, कुलदेवी को चढ़ाने के बाद जब ये बाहर आए तो वो लेडी अंदर भी वो साड़ी का टुकड़ा लेके आई
कि अब तो वो कुलदेवी को ऑफरिंग हो गई है, तो ये चढ़ा दी गई है, अब ये कुलदेवी की साड़ी, अब अगर इसको मेरे को तकलीफ देनी है, इसको कुछ प्रॉब्लम देनी है, तो अभी इसको बीच में लाना पड़ेगा इनकी देवी को, सो दैट अगर इनको ठीक करने भी जाए ना, तो पहली चीज़ तो इनकी प्रॉब्लम सामने ना आए, सेकेंड चीज़ इनके कुलदेव मतलब ये कुलदेवी अगर इनके साथ नहीं है तो ये क्या ही बचेंगे, जो एक प्रोटेक्शन चाहिए वो करने वाले ही नहीं तो क्या बचेंगे। तो उन्होंने वो साड़ी को बांध दिया, मतलब वो साड़ी का टुकड़ा लेके गए, फिर इनके बाल, इनके पीरियड्स के जो पैड्स होते हैं, ये वो सारी चीज़ें लेके गए और वो तंत्रा करके उसको बांध दिया गया कि ये लेडी तो ठीक नहीं होना। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा चल ठीक है, तूने ये तो बता दिया। अब वो जैसे बार बार जाते थे, वो एंटिटी से कम्युनिकेशन होता था, तो बोले तूने ये तो बताया, बट किया क्यों, रीज़न तो बता। तो बोले करने का रीज़न सिर्फ इतना सा था कि वो जो अंकल के लिए पहले प्रपोज़ल आया था, वो जो इसकी फ्रेंड है ना, इसके बहन का आया था, और सेम टाइम पे ये ऋत्वी आंटी का भी आया था। तो वो उनको बिना देखे ही इनके घर वालों ने ये आंटी को हाँ बोल दिया था। तो उनके माइंड में वो खुन्नस थी कि मेरे बहन के साथ इसकी शादी होने वाली थी और ये इसके साथ हो गई, तो ये चीज़ तो यहाँ पे गलत हो गई ना, मेरे बहन को बिना देखे इन्होंने रिजेक्ट कैसे किया। और चलो वहाँ पे वो चीज़ खुन्नस थी, गुस्सा था, एक टाइम बाद भूल गया क्योंकि उनकी बहन की भी शादी हो गई कहीं और, बट वो मैरिड लाइफ में खुश नहीं थे, उनको डाइवोर्स हो गया और वो वापस आ गए। तो अब इनको ऐसे था कि अब मेरे बहन की शादी तो इससे होगी, ये कब होंगी, जब ये लेडी की डेथ होगी। अच्छा, इसलिए उन्होंने इस तरीके से उनसे धीरे धीरे फ्रेंडशिप की। फ्रेंडशिप करने के बाद उनके साथ हर जगह जाते थे कि भाई कुछ भी लाना है, आप कहीं मंदिर में भी जा रहे हो, कहीं पे किटी पार्टी में जा रहे हो, तो फिर टिफ़िन लेके जाओ, उसको खिलाओ, उसका खाओ, मतलब उसको कभी डाउट नहीं आना कि करने वाली ये है। आज भी ऐसी सिचुएशन है ना कि वो लेडी दिवाली, दशहरा या कुछ भी है, अब नेबर में ही रहती है, तो वो जाती है उनके घर पे, साथ में करते हैं अभी। हाँ, और अभी भी ऐसे कि इनको रोक नहीं पाते, जबकि इनको पता है करने वाली वो लेडी है, फिर भी आज भी वो रोक नहीं पाते। वो जाती है, बात करती है, बैठती है, हाल चाल पूछती है, और उसके बाद इनकी तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि वो हाल चाल पूछेगी, जाएगी, कुछ तो करके आएगी। और वो महाराज ने उनको एक चीज़ क्लियर बोली थी कि देखो इसमें से निकलना डिफ़िकल्ट है, मैं निकाल भी दूंगा, बट वो लेडी के कांटेक्ट में मत रहो। बट अब ऐसे है कि वो अंकल पे ऐसे वशीकरण किया हुआ है ना कि वो जगह छोड़ने को रेडी नहीं है जहाँ पे वो रहते हैं। अंकल पे भी कर दिया? हाँ, क्योंकि अब ये आंटी का तो समझ में आ गया था ना, इनको तो समझ में आ गया, अब ये तो जाने से रहे उनके घर पे, तो अब वो लेडी खुद से आती थी। और अब अगर स्टॉक करना है तो बाजू में रहेंगी तो इजीली स्टॉक कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे था जब दिवाली के टाइम होता है ना कि हम हमारे पुराने कपड़े दे के, एक मतलब एक होता है कि यार वो महाराष्ट्र में इसमें भी कि बर्तन लेना, मतलब नए नए यूटेंसिल्स वो लेते किसी से कपड़े दे के, ठीक है। अब ये लेडी क्या करती थी, जब ये इनके कपड़े देते थे पुराने, वो काम वाली से वो कपड़े ले लेती थी पैसे दे के, उस पर कर दिया। फिर ये इनके घर पे गई, ऐसे होता है कि क्लीनिंग चल रही है तो क्लीनिंग में इनकी कोई चीज़ मिल गई, ठीक है, इनकी पर्सनल चीज़, उस पर कर दिया। हर बार कोई ना कोई चीज़ पे ये करती थी। अंकल पे भी ऐसे ही हुआ? अंकल पे भी ऐसे ही हुआ। और अंकल का तो अभी ऐसे माइंडसेट है आज के डेट में भी कि वो आंटी से ना दिन भर अच्छे से रहेंगे, रात में इतना झगड़ा करेंगे, लिटरली गला दबा देना, मारना, इस हद तक, और सुबह में वो भूल जाते थे उन्होंने क्या किया है और क्यों किया है। और वो उनको इतनी बार बोलते हैं कि आप जगह बदल दो। एक तो वहाँ भी काम नहीं कर रहे वो अंकल, फाइनेंशियली ऐसे कि सब ख़त्म हो चुका है, बट उनका माइंडसेट एक ही है कि मैं करूँगा तो मैं पॉलिटिशियंस के साथ काम किया है, मैं छोटी मोटी जॉब क्यों करूँ, तो वो करते नहीं है। अब वो बर्डन है इनके ऊपर, अब घर छोड़ना है तो कहीं और जाना भी है तो वो होना भी चाहिए ना फाइनेंस, तो वो है नहीं। और ये अंकल तो छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो आज भी ऐसे कि वो लेडी रह रह के इन पर इम्पैक्ट करती है, बट अब कहीं ना कहीं उतना इम्पैक्ट नहीं है, बट आज भी इम्पैक्ट है। जब तक वो छोड़ेंगे नहीं वो चीज़ें होगी नहीं, और वो अंकल तो कुछ छोड़ नहीं रहे, तो आज भी वो आंटी सफ़र कर रहे हैं ये चीज़ों को, आज भी कर रहे हैं। और वो ऐसे है कि उनके माइंड में एक ही चीज़ है, ये कब ख़त्म होगी और मेरे बहन की शादी इसके हस्बैंड से कब होगी। और ये दोबारा नहीं गए उन महाराज जी के पास जैसे वो जाते, बढ़ बट गया? अब ऐसे है कि वो अंकल नॉनवेज खाते हैं तो जा नहीं सकते जब तक वो नॉनवेज खाना बंद नहीं करते। और अगर वहाँ जाना है तो वो अकेली को ट्रीट नहीं करेंगे, आप आपके हस्बैंड को लेके आओ तो ही मैं ट्रीट करूँगा। जबकि वहाँ जाके ये लिटरली रिकवर हो गए थे, जो चीज़ डॉक्टर नहीं कर पाए वो चीज़ इनसे हो गई, वो मतलब नॉर्मल हो गए, वो अपने अपने काम में लग गए। बट जैसे ही थोड़ा वो लेडी आके जाती है, वो कुछ देख लेती है, स्टॉक करती है, इनकी हालत ख़राब होती है। और ऐसे है कि नॉर्मली क्लीनिंग भी कर रहे हैं आप, जैसे सुबह उठ के हम दरवाज़ा खोले तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, नींबू मिल जाएगा या तो फिर कुछ ऐसी वियर्ड सी चीज़ मिल जाएगी कि जिससे समझ आएगा कि भाई अपने ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज भी मतलब वो आज भी इस डर में है कि वो कहीं बाहर भी निकले तो वो लेडी उनको देख ना ले। बताओ। बट
कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो अंकल जब तक छोड़ेंगे नहीं वो चीज़ को, वो होगा नहीं। और इनके साथ इस पीरियड में एक चीज़ ये भी हो रही है कि ये जब इनके मायके जाते हैं ना, वो ऋत्वी आंटी, वहाँ पे वो रिलैक्स रहते हैं, और यहाँ आने के बाद ना उनको ऐसे होता है कि ये घर मेरा है ही नहीं, यहाँ पे कुछ अलग है, जबकि वहाँ पे उनको तकलीफ नहीं होती, यहाँ आने के बाद होती। मतलब इन शॉर्ट यही मोटिव है कि तुम इनको छोड़ के चले जाओ, तुम उधर ही रहो, तुम यहाँ आएगी तकलीफ होगी। और वो अंकल तो सुनने से रहे। तो अब ऐसे कि वो महाराज ने भी बोला, बट जब तक वो जाएंगे नहीं, ठीक होंगे नहीं। उनके साथ भी यही चीज़ की गई कि वो तोड़ने के लिए, उनका तंत्रा तोड़ने के लिए बहुत वियर्ड चीज़ों की डिमांड की उसने तो लिटरली ये तक बोला कि बोले वो लेडी की इच्छा थी ना कि उसकी बहन के साथ, मतलब इसके हस्बैंड की शादी हो जाए, तुम एक रिचुअल करो, बोले तुम शादी वाला रिचुअल करके दो मुझे, तो मैं ये स्पिरिट, ये बॉडी को छोड़ दूंगा। रिचुअल एज इन कि एक होता है ना कि प्रॉपरली तुम शादी का जोड़ा दो, ठीक है, तुम मंगलसूत्र दो, और ऐसे ऐसे ट्रीट करो कि इसकी शादी उसके साथ हो गई है, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को भेजा ही इसलिए कि इसको मार दो तो इसकी शादी होगी, अच्छा, वरना मैं तो छोड़ने नहीं वाला। और अब जैसे इनको तकलीफ दे रहे थे वो एंटिटी को कि वो गाय का जो भी गोमूत्र था वो डालते थे, उसको बोलते थे तेरी विद्या छीन लेंगे, तू जा यहाँ से वरना तेरी विद्या छीन लेंगे। तो उसको ये भी डर था कि मेरी विद्या छीन लोगे आप लोग। तो उसको ऐसे था कि आप ये चीज़ कर दो तो मैं कहीं ना कहीं छोड़ दूंगा। और अब एक चीज़ ये हो रही है ना, अब वो लेडी को तकलीफ दे रहा है जिन्होंने किया ना, जिसके पास से करने गए थे। अब इसने इनको तो छोड़ दिया, काफ़ी हद तक कम कर दिया, अब वो लेडी को तकलीफ दे रहा है जिसने करा था, जिसने करा। हाँ, मतलब वो पलट हो गया, पलटवार बोलते हैं जिसको, हाँ वो वाली चीज़ हो गई। क्योंकि इन्होंने उसको चाहिए वैसे रिचुअल करके दिया। तो उसने बोला अब एक चीज़ इसमें क्या होती है ना कि अगर किसी स्पिरिट को छोड़ा है, जब तक उसका काम वो कंप्लीट नहीं करेगा वो नहीं जा सकता। तो एक तो आप उसका काम कंप्लीट करके दो, नहीं तो फिर वो ऐसे है कि वो सामने वाले को तो लेके जाएगा। तो उतना तो उनको ठीक कर दिया गया कि वो अब उस पर पलटवार हो रहा है, बट वो लेडी अभी भी रुकती नहीं है, वो 10 जगह जाएगी, कुछ ना कुछ करेगी, और अभी भी इनके ऊपर इम्पैक्ट करती है। अभी वो रिसेंटली बोल रहे थे कि अभी बीच में जो भी गणपति का पीरियड था, मतलब गणपति जी बैठते हैं 9-10 दिन, महाराष्ट्र में 10 दिन होता है मोस्टली, 9-10 दिन। तो वो पीरियड में भी वो लेडी घर पे आई कि बोले मैं आरती करने आती हूँ, मैं भगवान को मतलब ब्लेसिंग लेने आती हूँ, और ऐसे करके आई। और पता नहीं कोई क्या करके गए, उसके बाद उनके घर में कंटिन्यू झगड़े चल रहे हैं, कंटिन्यू चीज़ें वर्स्ट ही हो रही है। इनको तो सीधे मुंह बोल देना चाहिए, बताया कर हमारे नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उनको डाउट आ जाएगा कि इनको समझ गया है कि करने वाली ये है, बोलना नहीं है। अब शांति से निकल के जाना है तो वो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि वो अंकल अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ को लेके ऐसे कि नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे कि वो अंकल पे भी वशीकरण है कि वो आंटी की सुनते नहीं है, बट वो ऐसे समझ लो कि भगवान की ब्लेसिंग, एक बोलते ना ऊपर वाले जोड़े बना के भेजते। और जो एंटिटी उन्हीं के ऊपर दोबारा आ गए, उनको कैसे परेशान कर रही है? वो परेशान एज इन उसको ऐसे कर रही है ना, जो तकलीफ इनको होती थी वो उनको हो रही है। उनकी बहन को? नहीं, जिन्होंने किया उनको, कि उनको हेडेक हो रहा है, ठीक है, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट स्टिल वो लेडी हार ही नहीं मानती है। वो बोलती मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं। यार बताओ क्या क्या रीजन से लोग क्या क्या कर रहे हैं क्योंकि यार? आपको और उसे तो करनी भी नहीं शादी, उसकी बहन की करवाना चाह रही है फिर भी। क्योंकि वो एक खुन्नस ऐसी थी, क्योंकि उसकी बहन बहुत लाइक करती थी वो अंकल को, और ऐसे था कि वो होते होते रह गया ना वो रिश्ता। इनके घर वालों ने ये आंटी को पसंद कर लिया और यहाँ पे फाइनल कर दिया, उनको बोला तक नहीं। तो वो माइंड में वो खुन्नस बैठी कि और अगर उसकी उसके बहन साथ अकेले रहती है। हाँ, अभी अकेले है वो। डाइवोर्स हो हाँ, चुका है हाँ, उसका। तो इसलिए वो इनको बार बार आके बोलती है ना कि मेरे को ऐसी तकलीफ है, मैं अकेली हूँ। तो फिर इनको ऐसे होता है कि कैसे भी करके इन दोनों की शादी करा दो। इतने में तो कोई और वर्ड ढूंढ मिल जाता। नहीं, इतने उनको वो वही करने चाहिए में था, तो- क्योंकि वो बहुत पसंद आ गए थे। तो वो ऐसे था कि वशीकरण एक काइंड वैसे ही है कि वो आंटी से नफरत करते हैं। वो अंकल जो है आज के डेट में, वो आंटी बोलते हैं कि मतलब वो नेबर को बोल रहे थे उनके, लिटरली मुझे ऐसे है ना कि ये मेरे साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ऐसे हो रहा है कि हम एक दूसरे को छोड़ दें, बट छोड़ भी नहीं पाते, लेकिन साथ में रह भी नहीं पा रहे, क्योंकि सुबह में अच्छे रहते हैं, रात में पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे को डर लगता है कि आके किसी दिन मेरा गला ना दबा दे, इतनी वर्स्ट सिचुएशन है। और वो कौन सी स्टोरी है जिसमें मदर ने करा था बच्चों पर? हाँ, वो एक स्टोरी है जिस पे किया है ना, वो जो कपल है, वो जो लड़की है वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा। तो उनकी लव मैरिज हुई, और ऐसे था कि इंटरकास्ट था, तो घर वाले मानने नहीं वाले थे। लड़की के घर वाले तो माने ही नहीं, एंड तक भी नहीं माने, तो इन्होंने रजिस्टर मैरिज कर ली। लड़की के या लड़के के? लड़की के नहीं माने? नहीं माने, आज भी नहीं माने, वो आज भी नहीं मानते। तो इस बात को हो गए, उनके शादी को हो गए अभी 4-5 साल हो गए। तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली।
क्योंकि ना लड़के के घर वाले रेडी थे ना लड़की के थे, करके आ गए। तो अब लड़के के घर वालों का ऐसे था कि भाई ठीक है आप तो कर ही लिए, तो एक ना हिंदू तरीके से भी रिचुअल कर लेते, मतलब एक ट्रेडिशन से कर लेते, क्योंकि आपने कोर्ट मैरिज तो कर ली। तो उन्होंने शादी तो करके दी, बट अब उस केस में हुआ ऐसे ना कि शादी के बाद लॉकडाउन आ गया था। तो मेरी वो जो फ्रेंड थी वो उसके मायके में थी और सब अपने अपने जगह स्टक हो गए थे ना, कोई आ नहीं पा रहा था। और उसका जो हस्बैंड था वो उधर था, मतलब वो कहीं पुणे में जॉब कर रहा था, वो पुणे में ही रह गया, ऐसी वाली सिचुएशन। तो फिर मतलब मेरी जो फ्रेंड थी वो प्रिपरेशन कर रही थी बैंकिंग के। उनका ऐसे था कि वो बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, लॉकडाउन है और वो उसका कमा रहा था, तो ऐसे था कि चल रहा था। लेकिन वो पीरियड में इनके ना बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे, जबकि कभी रिलेशनशिप 8-10 साल की रिलेशनशिप में नहीं हुए, वो झगड़े इनके होने लगे। तो इनको लगा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है इस वजह से हो रहा है, तो उन्होंने वो चीज़ को उतना ध्यान नहीं दिया और ये इनकी प्रिपरेशन कर रही थी। अब डे बाय डे ऐसे हुआ ना, उसका जो हस्बैंड है उसने जॉब करना ही छोड़ दिया, आज भी वो कुछ नहीं करता है, 4 साल हो गए कुछ नहीं करता है। वो रोज़ निकलता है ये बोल के कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, मैं जॉब ढूंढ के आऊँगा, नहीं ढूंढता है। बीच में अगर कोई जॉब लग गई, मान लो बीच में ऐसे हुआ था कि ये जब कोविड ख़त्म हो गया ये वापस से साथ में रहने लगे, तो फिर इसको तो जॉब लग गई, किसी एक को तो फाइनेंशियली स्टेबल होना है। और उसका हस्बैंड मतलब ऐसे था एक टाइम पे कि वो इतना शार्प माइंडेड है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, और उसको लिटरली उसके फ्रेंड्स भी बोलते थे कि भाई तू तो लाइफ में बहुत कुछ कर लेगा, क्योंकि तेरी वो एम्बिशियस जो होता है ना वो दिख के आता है, तेरा गोल है या फिर तेरा वो मोटिव है कि तेरे को कुछ करना है, हासिल करना है। और लिटरली वो बंदे का माइंडसेट ऐसे हो गया है कि उसको कुछ नहीं करना है, वो जाता है और वो जब तक उसके वाइफ के साथ रहेगा ना वो अच्छा रहेगा। वो बाहर निकला, बाहर से आया कि उसका दिमाग ख़राब हो जाता था। ये चीज़ उसने मेरे को बताई कि मेरे साथ ये चीज़ पहले तो हो रही थी कि वो बाहर गया, मेरे को डर लगता था इसको बाहर भेजूँ या नहीं भेजूँ, क्योंकि कहाँ जा रहा है पता नहीं है, बोल रहा है कि मैं आता हूँ, मैं जॉब देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और जैसे ही शाम को बाहर से आता था उसका दिमाग ही ख़राब हो जाता था। मतलब वो ऐसे कि वो इसके साथ सही से बर्ताव नहीं करेगा, इसको बोलेगा कि मैं तेरे घर वालों को बता दूंगा, तेरे को लेके जाए, जबकि ये ऑलरेडी लव मैरिज है, इसके घर वाले पहले ही रेडी नहीं थे। और तमाशा हो जाना, इसलिए ये ऐसे हो जाती थी कि तू कुछ भी कर मेरे घर पे मत बता। उनको ऑलरेडी ऐसे लगता है कि तू मेरे लिए सही नहीं है, और ऊपर से ये चीज़ें हो रही है, तो वो ऑब्वियसली वो तो बोलेंगे कि भाई तेरा डिसीजन ही गलत गया। तो फिर वो कैसे भी करके उसको समझाती थी। अब इसमें एक वियर्ड चीज़ क्या हुई ना, उसने बोला शादी के बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम ससुराल गई थी, ठीक है, वहाँ पे उनके घर, उनका जो घर है वहाँ पे ना एक ये है वेल है, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक काइंड ऑफ कुआं, कुआं, घर में कुआं है। कुआं है। तो वहाँ पे एक कुआं था। अब इसको इसके सास ने क्या बोला था कि भाई अब ऑब्वियसली लव मैरिज है तो थोड़ा सा हैरेसमेंट करने वाली थी वो, कि जाके कुएं से पानी लेके आ। तो बोली ठीक है। वो कुएं से पानी लेने जाती थी ना, उसको वो पानी के अंदर उसके साथ साथ किसी और की भी परछाई दिखती थी। 2-3 बार ऐसे हुआ कि उसको किसी और की परछाई दिख रही कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और वो वैसे ही पानी छोड़ के आ गई। वो इतनी डर गई, वो आ गई, वो उसके सास को बोल रही कि ऐसे ऐसे। तो बोले नहीं 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 कुछ नहीं है, तेरे को ही दिख रहा है, तू काम छोड़ है, तेरे को काम ही नहीं करना है, इसलिए तो ऐसे नाटक कर रही है। 2-3 बार ऐसे हो गया। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप चलो, आप तो आपके आंखों से देख लोगे। वो जाती है तो कुछ नहीं है, और ये अकेले जा रही थी, इसको परछाई दिख रही है। तो फिर उसने बोला ठीक है मेरे साथ ही हो रहा है, मेरा ही वहम होगा। अब वहाँ पे भी ऐसे था, उनके वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, और वो पीपल के पेड़ को लेके शायद कुछ कर्ज था, पता नहीं क्या है, कि वहाँ पे जाके ना ये लेडी, मतलब ये जो कपल जाता था वहाँ गया कि ये बीमारी पड़ते थे, ये लिटरली बीमार पड़ते थे। मतलब उनके घर में अगर उसकी सास को छोड़ा तो उसके ससुर की डेथ हो गई बीमारी के वजह से। उसका जो छोटा भाई है, मतलब ये इसके जो हस्बैंड का छोटा भाई, इसका देवर, वो खुद बीमार है, वो पैरालाइज हो चुका है। बस उसकी सास है जिसको कुछ नहीं होता है, अच्छा, बाकी सबको तकलीफ होती है वहाँ पे। ये भी गए तो ये भी बीमार होते थे। तो फिर इसने ये 1-2 बार गई और वहाँ पे ऐसे हो गया, उसने बोला भक्ति पता नहीं यार मेरे साथ वियर्ड क्या हुआ ना, वहाँ जाने के बाद मेरी कुछ चीज़ें चोरी हो गई। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ठीक है भाई कहीं रह गई होगी गलती से, बट ऐसे कुछ प्राइवेट चीज़ें जैसे इनर्स चोरी हो गए उसके, और भी कुछ चीज़ें थी जो चोरी में चली गई, मतलब चोरी हो गई, उसको मिली नहीं, वो एंड तक नहीं मिली। वो वहाँ से आ गई, फिर उसको कुछ चीज़ें ऐसे वियर्ड लगी, तो उसने उसके हस्बैंड को क्लियर बोला मैं आगे से नहीं जाऊँगी तेरे घर पे, तुमको जाना है तुम जाओ, मैं नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी मुझे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करती, तो मैं क्यों जाऊँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। अब उसके हस्बैंड को ऐसे था कि धीरे धीरे अब इनके बीच में अब झगड़े चल रहे थे, तो फिर ऐसे था कि भाई चलो एटलीस्ट चांस ले लेते, क्या पता बेबी आने के बाद चीज़ें सही हो जाएगी, ये माइंडसेट में थे। ये लेडी इतनी कोशिश कर रही है प्रेग्नेंट होने की, ठीक है, इतनी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पैसे तो जा रहे हैं, वो कमा नहीं रहा है, वो घर पे बैठा हुआ है, और बाहर जाता है, बाहर से आता है कि हालत ख़राब हो जाती है। अब इनके बीच में एक चीज़ क्या हुई ना, जैसे ही उसके मदर का फ़ोन आता था वो लड़के को,
वो पता नहीं यार नॉर्मल बात करती थी, उसके बाद उसका बिहेवियर ही बदल जाता था। मतलब स्पीकर पे फ़ोन रख के उसने बोला, लिटरली मैंने सुना कुछ नहीं, नॉर्मल पूछ रही कैसा है, क्या है, तू ठीक है, यही चीज़ें हो रही है। उसके बाद उसकी हालत ही ख़राब हो जाती थी, मतलब उसका बिहेवियर बदल जाता था उसका, लड़के का हाँ। उसके वो लिटरली बोलता था, मुझे ना मेरी मम्मी से बात करके अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, उनसे बात करने के बाद मेरा ना इमोशनल मेंटल जो एक होता है बैलेंस ही मेरा ख़राब हो जाता है। मैं फोन पे बात करके इतना हाँ सब हो जाता है। हाँ। और जबकि ये ऐसे था कि इसके वाइफ के साथ रह रहा है तो अच्छे से लाइफ चल रही है, और रोज़ मदर का फ़ोन आता है, जैसे ही फ़ोन आया कि उनकी हालत ख़राब, उनके बीच में वापस प्रॉब्लम शुरू, वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता था लिटरली। और उसका ऐसे हो रहा था कि काम करने का मन नहीं कर रहा है, कोई चीज़ करने का मन नहीं कर रहा है। एक बार तो ऐसे अब वो किसी से कंसल्ट कर रहे थे शायद से, तो वो जिनसे कंसल्ट कर रहे थे ना, उन्होंने उनको बोला कि बोले तुम्हारे ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक है, तुम्हारे ऊपर भी है, तुम्हारे वाइफ के ऊपर भी है, जिससे तुमको बेबी कभी होगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि कौन कर सकता है, क्या रीज़न है? तो बोले अब कौन कर सकता है वो तो मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली, बट हाँ मैं ये बोलूँगा किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये लिटरली ये बंदे ने उसको नाम दिए कि बोले मैं तेरे को कुछ नाम भेजता हूँ, तो इसमें से चेक करके बता इनमें से कौन है। तो उन्होंने जिनका नाम लिया वो इनकी मदर निकली। तो लिटरली मतलब उन्होंने बोला आप श्योर हो? तो बोले हाँ। तो फिर वो मतलब वो जो थी मेरी फ्रेंड थी, उसको एक टाइम ऐसे हो गया कि भाई ऐसे कैसे मेरी सास कैसे कर सकती है, ठीक है मेरे साथ बेटे पे कर हाँ बुरा बर्ताव कर रही है, मैं समझ सकती हूँ, बट ये ब्लैक मैजिक क्यों करेगी? मेरे ऊपर करे चलो समझती हूँ, बेटे के ऊपर, अपने रियल बेटे पे हाँ। बट उसका बेटा श्योर था कि बोले मैंने जब नाम दिया है उनको तो मैंने सोच समझ के ही दिया, मुझे पता था कि मेरी मम्मी पहले से ही मेरे को ना सही से ट्रीट नहीं करती है, उनका मेरे से पता नहीं क्या दिक्कत थी, वो मेरे को लगा भी नहीं था हाँ, पहले से ही नहीं था। और मैं जब भी उनसे बात करता हूँ ना, मैं पता नहीं ऐसे जोन में चला जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसी वाली ट्रीटमेंट। अब जब इनको पता चला तो उन्होंने बोला यार अब सोल्यूशन भी दे दो, क्योंकि हमको बच्चा भी नहीं हो रहा है, ये चीज़ें चल रही है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं सोल्यूशन देता हूँ, बट ध्यान रखना इस पीरियड में आपको आपकी मम्मी से बात नहीं करनी है। अच्छा। और उस दिन ऐसे हुआ कि उनकी कुछ मतलब हीलिंग बोला है, कुछ हवन विवन करके उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। उस दिन रात में 3 बजे इसके मम्मी का फ़ोन आता है, और कुछ नहीं सिर्फ ये पूछने के लिए कैसा है तू, क्या चल रहा है तेरा, सब सही तो है। रात में 3 बजे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता चल गया था ये किसी से ट्रीटमेंट ले रहे, क्योंकि वो जिनसे करवाते हैं ना ट्रेडिशनली, जो बहुत एक्सपीरियंस था गांव में, कोई बूढ़ा उससे करवा रहे थे, वो इनको बोलता था कि तेरा बेटा ना किसी के पास गया है, उसको भनक लग गई है कि तू ये चीज़ें कर रही है, तो तू उसको वो चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर, तो उसको हटा। अच्छा। अब इनको किसी ने ये बोला कि आप आपके कुल देवत का भी नहीं करते हो, ठीक है, वो जो जिनसे वो ट्रीटमेंट ले रहे थे उन्होंने बोला आप आपके कुल देवत का नहीं करते हो, वो चीज़ करो, वो आपको बचाएगी, आप आपके एंसेस्टर का करो। अब इनको यही नहीं पता इनके कुल देवत कौन है, वो लड़के को पता ही नहीं है। अब उसने गांव में सबको पूछा कि अब मदर को तो पूछ नहीं सकता, और गांव में पूछने की कोशिश की तो वो बोलते यार हमें भी नहीं पता आपका कुल देवत कौन है। मतलब इतने हर्डल्स के इनको इनका कुल देवत भी नहीं समझ आ रहा कौन है। और यहाँ वहाँ से पता चला तो उन्होंने बोला कि कुछ भी करके एक बार उनके दर्शन करके आ जाओ, ठीक है, और उनको कुछ चढ़ावा चढ़ा के आ जाओ, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अगर आपको कोई बचा सकता है तो आपके कुल देवत हैं। अब वहाँ तक जाना है तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि आप जा तो रहे हो बट आपको प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, हो सकता है आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, तो ये तावीज़ या ऐसे कलावा कुछ उन्होंने दिया कि ये आप आपके पास रखो तो एटलीस्ट प्रॉब्लम ना होगी। और लिटरली वो बोल रहे थे भक्ति ऐसे हुआ ना कि जिस दिन मैं जा रही थी, वो जो हमने कैब बुक की थी वो कैंसिल हो गई, और बाद में पता चला वो कैब का एक्सीडेंट हो गया। तो वो ऐसे हो गया कि चलो एटलीस्ट ये बच गए, क्योंकि हमेशा जिस कैब से मतलब एक वो उनके कांटेक्ट में थे, उनसे ही जाते थे। एक तो उनका कितने टाइम तक उन्होंने वेट किया, वो आई नहीं, और फिर बाद में पता चला वो कैब का एक्सीडेंट हो गया। अब इन्होंने नेक्स्ट कैब बुक की, क्योंकि जाना उसी दिन था, वो स्पेसिफिक डे था कि आपको इसी दिन करना है और हर्डल्स आएंगे। उन्होंने 2-3 बार ऐसे हो कि वो कैब बुक कर रहे, कैब बुक ही नहीं हो रही है, और चलो इधर उधर से बुक हो गई, आधे रास्ते तक गए, इसके हस्बैंड को पता नहीं क्या हो गया, मेरे को नहीं जाना, बोले मैं नहीं जा रहा हूँ, वो रास्ते में उतर गया, मेरे को नहीं जाना है। और जाके तो कपल को जाके ही करना है जो करना है, अकेले कर नहीं सकते। उसको पता है कि हमको वहाँ पे जाके हाँ, देवी हाँ, को मत्था टेकना। और हाँ, उसके मदर का फ़ोन आ गया ना बीच में, वो जब कार में था उसके मदर का फ़ोन आ गया, और पता नहीं उसके बाद उसको क्या हो गया, बोलता मेरे को नहीं जाना है, मैं नहीं जाने वाला, मेरे को एक काम याद आ गया, तो मेरे को ज़बरदस्ती क्यों लेके जा रही है, तो मेरा अच्छा नहीं सोचती, उसकी वाइफ को ऐसे बोल रहा है। तो वो ऐसे हो गया है कि लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसी दिन करना है, टाइम नहीं है, और ये ऐसी हरकतें कर रहा है। जैसे तैसे करके उसको लेके गए, वो कुल देवी का किया तो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला, और इधर इसके भाई की डेथ हो गई।
वो लड़के के भाई की, छोटे भाई की, पैरालाइज था हाँ, उसकी डेथ हो गई। और उसकी डेथ हो गई, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। अभी ऐसे था कि बीच में ये जो अभी 15 दिन जो थे ना, पितृ का करना था, श्राद्ध करना था, वो टाइम पे सेम चीज़ हुई। उन्होंने बोला था आपके एंसेस्टर का भी आप करो, क्योंकि आप जब तक नहीं करोगे ये आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि करने वाली आपकी मदर है। तो एक होता है ना कि अगर आपकी माँ आपको जन्म दे सकती है तो उनको ये हक होता है कि ये आपकी ज़िंदगी छीन भी सकती है, क्योंकि दुनिया में लाने वाली वो है, ऐसे टाइप में कुछ था उन्होंने बोला। तो अगर आपको कोई बचा सकता है तो आपके एंसेस्टर्स है, आपके कुल देवत है। तो एंसेस्टर का भी उन्होंने बोला कि आपको पूजा करनी है, ठीक है, प्रॉपरली उनका जो होता है उनको ऑफरिंग करो, उनको अच्छे से ब्लेसिंग लो उनकी, तो आप थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। उसमें भी सेम प्रॉब्लम, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में इतने झगड़े, इतने नेक्स्ट लेवल झगड़े उस दिन कि वो बोल रहा है, वो जानबूझ के नॉनवेज खा के आ गया, उसको बोला गया था मत खाना, वो नॉनवेज खा के आ गया, घर पे लेके आ गया। अब ये बोल रही थी कि यार मैं प्रिपरेशन, मतलब ये तैयारी कर रही हूँ कि इनको ऑफरिंग करनी है, इनको कुछ चढ़ावा चढ़ाना है या फिर जो भी है भोग लगाना है। वो तो नॉनवेज लेके आया है, तो बोले मैं तो लाऊंगा, तेरे को जो करना है कर ले, मैं तो करूँगा। मतलब इस हद तक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। जैसे तैसे करके वो चीज़ भी उन्होंने थोड़ी सी कर ली। तो इसके बीच में एक चीज़ समझ में आई कि उसके माँ को प्रॉब्लम क्या थी ना, कि ये जो मेरा बड़ा बेटा है ये तो सक्सेसफुल हो रहा है, मेरे छोटे बेटे का क्या, उसकी तरफ तो ये ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे था कि वो इसलिए भी करती थी कि मेरे छोटे बेटे को तू ध्यान नहीं दे रहा है, तो खुद का ही देख रहा है, और पहले से तू शार्प माइंडेड है, मेरा छोटा बेटा तो नहीं है। तो फिर उसको कहीं ना कहीं ऐसे था कि इसको ऐसे ना लगे कि ये सिर्फ मेरे को ही अच्छे से ट्रीट करती है। और सेकेंड चीज़, इसने लव मैरिज कर ली, जो कि वो कभी नहीं चाहती थी कि भाई, हाँ, क्योंकि उनको किसी ने बोला था कि अगर इनकी मैरिज इनके मर्जी से हो गई ना तो इनकी लाइफ में बहुत तरक्की होगी। किसी किसी केस में होता है कि भाई लव मैरिज कर लो तो ग्रोथ है, अरेंज कर लो तो ग्रोथ है। तो उसको ऐसे था, मेरे को तो इसको तरक्की करनी ही नहीं देनी है, मैं नहीं चाहती इसकी ग्रोथ हो, और इसने रजिस्टर मैरिज कर ली, तो अब रोक नहीं सकते हो आप इस चीज़ को। तो वो करके आ गई। तो वो इस तरीके से प्रॉब्लम दे रही, वो लिटरली उनको आज भी ऐसे बद्दुआ देती है कि तेरे वजह से मेरा बेटा मर गया, तूने ध्यान नहीं दिया, तूने उसको मेडिकली ट्रीटमेंट देने के लिए पैसे मतलब वो नहीं बड़े दिए। वाले को हेट कर रही है क्योंकि छोटा वाला सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसकी तरक्की बड़े वाले की तरक्की रोक बड़े वाले की हो रही है। अब अपनी अपनी किस्मत होती है, नहीं हो रही तरक्की, या वो थोड़ा सा मेंटल लेवल पे एक बोलते हैं ना, उतना तेज़ नहीं था जितना बड़ा था। तो वो उसको अभी भी कॉल करके ऐसे बोलती है, कर्ज करती है कि तेरी वजह से मेरा छोटा बेटा मर गया है, क्योंकि अगर तू वो टाइम उसको पैसों से हेल्प करता तो शायद वो बच जाता, ऐसे बोल के। और मैं तो देखती हूँ तेरे को बच्चा कैसे होता है, तेरे को बच्चा होगा ही नहीं, बोले तू देख लेना, और तू कितनी भी कोशिश कर ले, मतलब तेरी वाइफ जो है वो हमेशा बांझ ही रहेगी, वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। वो लिटरली ये लेवल का कर्ज देती है। अब इसके वाइफ ने तो उसके मम्मी को ब्लॉक कर रखा है, बट अब ऐसे है कि अब वो बेटा ब्लॉक तो कर नहीं सकता, कुछ भी करके मदर है, कांटेक्ट है। और अभी छोटा बेटा भी नहीं है, उसकी डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, वो अकेले है वहाँ पे। अब वो बोल रहे कि मेरे को तुम्हारे पास रहने आना है। मम्मी कह रही है हाँ, अब मुझे तुम्हारे पास रहने आना है, मेरे को कौन संभालेगा तुम्हारे अलावा। और सब गांव के लोग भी बोल रहे, सब रिलेटिव्स भी बोल रहे, अब तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तूने संभालना चाहिए, वो अकेले है। गाँव वालों को पता है कि ये मम्मी कर क्या रही है, उनको तो पता नहीं होगा। तो उनकी एज क्या हो गई, जैसे भी है, नहीं बनता है, जनरेशन गैप है, बट तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तुमने संभालना चाहिए, तो तुम उनको लेके जाओ। बाप रे। और वो दूर से लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि नहीं लाना है, बट वो बार बार जब वहाँ से हावी होती है ना इसके ऊपर, तो ये मेरी जो फ्रेंड है वो भी उसके हस्बैंड को संभाल नहीं पाती है, क्योंकि वो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि वो इसको ही हार्म करने लगता है। वो अब भी कुछ ना कुछ करा रही है अपने बेटे पे। हाँ, करा रही है। और ये लोग भी सोल्यूशन करा रहे हैं, सोल्यूशन करा रहे हैं, बट ऐसा सोल्यूशन निकलता नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो प्रॉपरली चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है। पहला चीज, ज़्यादा हावी हो जा रही है पहली चीज माँ से कांटेक्ट नहीं रखना है, और वो चीज़ तो हो ही रही है। वो लिटरली बोलता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे को ऐसे हो रहा है मैं खुद को कुछ कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मुझे इस लेवल की तकलीफ हो रही है, मुझे पता है मैं तकलीफ देने वाली मेरी माँ है, बट स्टिल वो उनसे कांटेक्ट तोड़ नहीं पा रहा है। घर में नॉनवेज भी लेके आ रहा है, नॉनवेज लेके आ रहा है, सब कर रहा है, और बाद में सॉरी भी बोलता है, गलती एक्सेप्ट भी करता है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, बट पता नहीं मुझसे क्यों हो रहा है। तो उसकी वाइफ को ऐसे हो रहा है कि ना वो छोड़ पा रही है ना रख पा रही है। और उसकी मॉम को भी सब कुछ पता चल जाता है, जैसे हवन भी हुआ या कुछ उनके हाँ, उसकी against मम्मी को उसने कहीं करा। ना कहीं वो जो सामने वाला है, भले ही पैसे के लिए बोलो या किस तरीके से, उसकी मम्मी को गलत सजेशन दे रहा है ना, क्योंकि उसको तो पैसा मिल रहा है। वो उसको यही बोल रहा है कि तू छोड़ मत इसको, तेरे वजह से, उसके वजह से तेरे छोटे बेटे की जान गई, पहले भी उसके वजह से तेरे छोटे बेटे का, भाई उसको जब पता है कि ये ग्रोथ नहीं कर सकता या ये है, तो उसने पहले से खुद भी इतनी ग्रोथ नहीं करनी चाहिए ना, जिससे कंपैरिजन बन के आए। भाई क्या क्या हो रहा है यार, बहुत शॉकिंग है यार, सैड चीज तो है। अब पता
पता नहीं इसका एंड तो कैसे है क्या है, बट आज भी बहुत चीज़ें चल इस रही चीज में तो चूज भी नहीं कर सकता इंसान, माँ को चूज करूँ किसको करूँ। बट वो खुद बोलता है, वो ऐसा गंदा एक होता है ना कि आप ड्रिंक कर रहे हो, आपको पता है वो चीज़ सही नहीं है बट आप एडिक्ट हो, वैसी वाली चीज़ है कि उसको बात नहीं करनी है, वो डिस्ट्रैक्ट होता है, जैसे उसके माँ का कॉल आता है वो वापस भाग जाता है और वो खुद को हार्म करने लगता है। फिर कभी कभी खुद के साथ ही गलत चीज़ें कर लेगा, मतलब नींद की टैबलेट ले लेगा कि मैं खुद को ही मार डालूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि वो उतना गिल्ट में डाल रही है, वो उस तरीके से उसको हार्म कर रही है। माँ जिसके पास जा रही है वो कोई तगड़ा ही तांत्रिक है जो इस बहुत लेवल पे तगड़ा करवा दे है, रहा बहुत तगड़ा है। पहले ही मालूम पड़ जा रहा है हवन हो रहा है। और हाँ मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक बोल सकते हो आप ट्रेडिशनल और एक्सपीरियंस बंदा है। साइकोलॉजिस्ट भी है एक तरीके से, साइकोलॉजी घुमा दी नहीं, अपनी। बट ये बोलते हैं कि मैंने जितना सुना है ना, गांव के जो लोग होते हैं उनका जो करने का तरीका होता है तो बहुत वर्स्ट होता है, और वो जब करते हैं ना तो वो चीज़ ऐसी होती है कि आप उसको इजीली तोड़ नहीं पाते हो। वो एक तो समझ भी नहीं आती है, वो आपको हार्म भी करती है। अब ये ऐसे तो कुछ नहीं कर रही है जिससे इसको प्रॉब्लम आए, बट इमोशनली मेंटली तोड़ रही है। पर इनको पता नहीं लग पाया कि किसके थ्रू करा रही हैं वो। नहीं, वो नहीं समझ वो आ नहीं रहा, पता लग वो नहीं पाया। समझ आ रहा है, बस पता है ट्रेडिशनल तरीके से। और अब इसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट हो नहीं पा रही क्योंकि इसको ऐसे वो पीरियड्स का पैड, इनर्स, वो सब लेके करके रखा हुआ है कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो। अब इसके इसमें ऐसे है कि ये कोशिश करती है बट हस्बैंड वाइफ के बीच में ही सही सी चीज़ें नहीं हो रही, वो झगड़ा कर रहा है इसके साथ। करेक्ट। तो इसको जिसके पास ये ठीक होने गई थी उन्होंने टाइम पीरियड दिया था कि ये टाइम पीरियड में आप कोशिश करो, हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि उसकी माँ आके इसको वापस से बहका रही है, चीज़ों को ख़राब कर रही है। तो वो पैटर्न ऐसे ही चल रहा है। क्रेजी यार। ऑल राइट दोस्तों, हम ख़त्म करेंगे इस एपिसोड को यहीं पे, पर आपसे यही कहेंगे कि यार जितना हो सके अच्छी राह पे चलो, अच्छे चीज़ें करो। ये स्टोरी सुन के कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो कि भाई अच्छा किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, तो ये भी एक तरीका होता है और आप ऐसे रास्तों पे निकल जाओ, किसी से पर्सनल दुश्मनी निकालने और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आप इन स्टोरीज़ को स्टोरीज़ की तरह लें और अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे, अपनी हेल्थ पे अच्छे से फोकस करें, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करें। हमारी तरफ से तो यही मैसेज है, जितने छोटे बच्चे देख रहे हैं, मेहनत का रास्ता अपनाओ, शॉर्टकट में कुछ नहीं रखा। और बस अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। हमारा चैनल सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ऐसी वीडियोस डालता है क्योंकि स्टोरी टेलिंग में आपको मज़ा आता है, इसलिए। बाकी हमारा आपको इन स्टोरीज से कुछ मैसेज देने का या कुछ सीखना है तो अच्छा सीखो, बुरा मत लेकर जाओ यहाँ से। और बस हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, अच्छी आदतें डालो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये आदत जरूर डालो, ये सब्सक्राइब करने वाली। और बस यार मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच भक्ति। और जैसे अगर आपको पार्ट 3 चाहिए हो भक्ति के साथ तो बस ज़रूर बताना, हम ज़रूर इनके साथ एक और एपिसोड करना पसंद करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, ओके जी, बाय जय बाय। बजरंग बली। जय बजरंग बली।